आज का अपना टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? धान। क्या पढ़ेंगे? धान। चावल। क्या पढ़ेंगे? चावल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। क्या देखते हैं? वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। सब पता है ना सबको? फिर इसका कुल बताओ, कुल कौन सा होता है? ग्रेमनी। फिर इसका टोन संख्या बताओ, कितनी होती है? कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। फिर इसका उत्पत्ति स्थान बताओ, क्या होता है? उत्पत्ति स्थान विनीता क्या होता है चावल का? अभी तो बताया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या होता है? ये सिंपल चीजें तो याद करा करो रे। दक्षिणी पूर्वी एशिया। फिर इसमें परागण की बात कर रहे हैं अपन। परागण कैसा पता है इसमें? कैसा होता है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये तो सिंपल चीजें आपको तो याद करनी पड़ेगी। इसमें तो क्या चीज है, याद कर लोगे। फिर देखा जाता है इसमें परीक्षण भार। क्या देखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या हो जाता है? परीक्षण भार, टेस्ट वेट, परीक्षण भार। ध्यान रखना, चावल का परीक्षण भार कितना होता है? 21 ग्राम। लेकिन एक चावल और होता है जिसको बोलते हैं अपन बासमती चावल। बासमती चावल का होता है लगभग 24 से लेकर 25 ग्राम। कितना होता है? 24 से लेकर 25 ग्राम इसमें क्या होता है? परीक्षण भार होता है। फिर इसका अंकुरण का प्रकार देखा जाए तो अंकुरण किस प्रकार का पाया जाता है इसमें? अंकुरण, तो इसमें जो अंकुरण पाया जाता है वो पाया जाता है हाइपोजेल। कैसा पाया जाता है? हाइपोजेल प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है? अंकुरण, जर्मिनेशन पाया जाता है हाइपोजेल प्रकार का। फिर इसका पुष्पक्रम की बात करें तो इसका जो पुष्पक्रम कहलाता है वो क्या कहलाता है? पेनिकल। क्या कहलाता है? पेनिकल। ये भी आप याद करना है, सिंपल चीजें हैं। वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। कुल इसका ग्रेमनी है। टोन संख्या कितनी है? 24 है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? दक्षिणी पूर्वी एशिया है। परागण क्या होता है? स्वपरागण। परीक्षण भार कितना होता है? 21 ग्राम। बासमती का कितना होता है? 24 ग्राम। अंकुरण कैसा प्रकार का पाया जाता है चावल में? हाइपोजेल प्रकार का। और इसमें पुष्पक्रम क्या होता है? पेनिकल होता है। अब चावल में लगभग, ध्यान रखना, लगभग चावल में अपन बात करें तो चावल में लगभग 60 से 70% तो क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ध्यान रखना, चावल में लगभग 6 से लेकर 7% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। चावल में 60 से 70% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और लगभग ध्यान रखना 6 से 7% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और चावल की जो प्रोटीन होती है, चावल की जो प्रोटीन, चावल की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ओराइजी। क्या कहा जाता है? ओराइजी। ये भी साथ साथ में याद करना कि चावल को प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ओराइजी कहा जाता है। और ग्रेमनी कुल के जितने भी सदस्य होते हैं अपने, कितने? ग्रेमनी कुल के जितने भी सदस्य होते हैं उनके फल को प्रकार को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। तो ध्यान रखना, ग्रेमनी कुल के जितने भी सदस्य हैं, ग्रेमनी कुल के सदस्य जिनका फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, ये भी साथ साथ में आप याद कर लेना। चावल में लगभग 60 से 70% क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट। और 6 से 7% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। चावल की प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ओराइजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओराइजी। अब चावल का आगे देखते हैं अपन वर्गीकरण। क्या देखते हैं? वर्गीकरण। धान का वर्गीकरण, मतलब धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। इसका वर्गीकरण देखते हैं क्योंकि इसकी अलग अलग प्रजाति अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में कैसी प्रजाति पाई जाती है? जैसे चावल की 2 प्रजाति होती है, एक तो इंडिका होती है और एक होती है ग्लेबेटिमा। कौन सी? एक तो हो जाती है कौन सी? इंडिका। और एक होती है इसकी ग्लेबेटिमा। 2 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, एक तो होती है कौन सी? इंडिका। और एक होती है कौन सी? ग्लेबेटिमा। ध्यान रखना, ग्लेबेटिमा जो प्रजाति होती है वो कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? इसकी खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? अफ्रीका में की जाती है। अगर बात करें अपन भारत में तो भारत में जो ग्लेबेटिमा कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? इसकी खेती कहाँ की जाती है? ये चावल की प्रजाति तो बिहार में। कहाँ पर की जाती है? बिहार में। ध्यान रखना 2 प्रकार की प्रजाति है। इंडिका का मतलब यहाँ मैं लिख दूँ भारत, क्या लिख दूँ?
भारत। तो इंडिका तो सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? भारत में। ग्लेबिटिमा की कहाँ होती है? अफ्रीका में। ग्लेबिटिमा की जो प्रजाति है ये भी भारत में उगाई जाती है। भारत में कौन से राज्य में उगाई जाती है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। अब होती है जावानिका। कौन सी? जावानिका। अब बताओ जावानिका कहाँ की है? कहाँ की है? इंडोनेशिया की। कहाँ की है? इंडोनेशिया की। ये प्रजाति वर्गीकरण बता रहा हूँ, इंडोनेशिया की। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। एक होती है जापानिका। कौन सी? अब जापानिका तो आपको पता है जापान से। कहाँ की है? जापान की। ये चावल का वर्गीकरण है, ध्यान रखना। इंडिका प्रजाति वो कहाँ की है? भारत में उगाई जाती है। जावानिका इंडोनेशिया में, जापानिका जापान में, ग्लेबिटिमा कहाँ पर? अफ्रीका में। और ग्लेबिटिमा की खेती भी की जाती है भारत में। कहाँ पर की जाती है? कहाँ पर की जाती है? बिहार में। ध्यान रखना, जो अपन ध्यान के सुनहरा धान होता है ना, सुनहरा धान, जो सुनहरा धान होता है गोल्डन राइस बोलते हैं। सुनहरा धान, सुनहरा धान का जो सुनहरा रंग है, कैसा रंग? सुनहरा रंग। सुनहरे धान का सुनहरा रंग वो होता है किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और ध्यान रखना, इस बीटा कैरोटीन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? यहाँ मैं लिख दूं, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की। किसकी मात्रा होती है? सर्वाधिक। ध्यान रखना, सुनहरे धान का सुनहरा रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और इसी बीटा कैरोटीन में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? विटामिन ए की, जो किसमें काम आता है? ध्यान रखना, जो मनुष्य में होने वाले जीरो एप्सिल या रंधोती रोग होता है, उस रंधोती रोग को ये रक्षा करता है, इस रोग से रक्षा करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? बीटा कैरोटीन का उपयोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुनहरा धान हो गया। अब ध्यान रखना, एक और धान आता है जिसको बोलते हैं अपन संकर धान। क्या बोलते हैं? संकर धान। अब आगे बढ़ते हैं अपन। चावल पूरा व्यवस्थित क्रम में रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और दोबारा पढ़ भी लोगे आप आराम से। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन आगे। सुनहरा धान, कौन सा धान? संकर धान, सॉरी, हाइब्रिड राइस। कौन सा? संकर धान। हाइब्रिड राइस। संकर धान की खोज की बात करें तो संकर धान की सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो की गई थी चीन में। कहाँ की गई थी? चीन में। चीन का एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम था वान लोंगपिंग। क्या था? वान लोंगपिंग। वान लोंग चीनी वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम संकर धान की खोज की गई थी। बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संकर धान की खोज कहाँ की गई थी? तो संकर धान की खोज कहाँ की थी? चीन में। चीन का वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नाम क्या था? वांग लोंगपिंग। ध्यान रखना, चीन के बाद अगर बात करें अपन संकर धान की, तो चीन के बाद जो हाइब्रिड राइस की खोज करने वाला था देश था, वो कौन सा था? कौन सा था? भारत। पहले तो खोज किसने की थी? चीन ने। चीन के बाद खोज किसने की थी? भारत ने। भारत में एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या था? सिद्दीकी। क्या नाम था? सिद्दीकी नाम का वैज्ञानिक था जिसने भारत में भी हाइब्रिड राइस या संकर धान की क्या की गई थी? खोज। ध्यान रखना, संकर धान की जो बीज दर रखते हैं अपन, संकर धान कहीं पर लगाते हैं तो उसकी जो सीड रेट पूछी जाती है, तो सीड रेट ध्यान रखना, इसकी जो बीज दर रखते हैं अपन धान की, वो रखते हैं अपन 15 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से। ये तो हो गया अपना संकर धान कि भाई हाइब्रिड राइस की खोज हो गई। हाइब्रिड राइस की खोज करने वाला देश कौन सा था? चीन। चीन का वैज्ञानिक का नाम था युआंग लोंगपिंग, जिसने हाइब्रिड राइस की क्या की थी? खोज। और ध्यान रखना, इसी तरह दूसरा देश कौन सा था जिसने हाइब्रिड राइस की खोज की थी? वो देश कौन सा है? भारत। भारत में भी कौन सा वैज्ञानिक था? सिद्दीकी। और इसकी जो सीड रेट रखी जाती है वो कितनी है? एक और राइस होता है जिसको बोलते हैं सुपर राइस। कौन सा? सुपर राइस। यह देखना, सुपर राइस की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, इसका नाम क्या था? जीएस कुश। कौन था? ये वैज्ञानिक नाम याद कर लेना। देखो, संकर धान का भी याद कर लेना, सुपर राइस का याद करना, जीएस कुश। अब बात करें अपन बासमती धान की। किसकी बात कर रहे हैं? बासमती धान की। बासमती धान की क्या होता है? बासमती धान आपने सुना होगा, मार्केट में बासमती चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? बासमती। इसमें खुशबू, किसमें खुशबू? बासमती धान में खुशबू अलग आती है। वो खुशबू किसके कारण होती है? वो खुशबू का कारण मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखना, कभी अपन देखते हैं तो खुशबू अच्छी आती है बासमती धान में। वो खुशबू आती है 2-एसिटाइल। किसके कारण? एसिटाइल
एसिटाइल 1 पायरिलोन के कारण। किसके कारण आती है? 2 एसिटाइल 1 पायरिलोन के कारण। ये भी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बासमती धान में खुशबू का कारण क्या है? 2 एसिटाइल 1 पायरिलोन। ठीक है, अब इसका परीक्षण भार बता दिया था मैंने, कितना होता है? 24 ग्राम, 20 से 24 ग्राम होता है। और ध्यान रख लेना, अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। ये भी साथ साथ में चीजें याद कर लेना। एक तो याद कर लेना अन्न का कटोरा। अन्न को कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और राजस्थान में पूछा आपको, राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगा नगर को। ये दोनों चीजें भी याद कर लेना। भारत में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और राजस्थान में पूछे तो श्री गंगानगर को। ठीक है, अब बात करें चावल की बुवाई। क्या करते हैं? चावल की बुवाई के आधार पर इसका वर्गीकरण देखते हैं। 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं इसको, चावल की बुवाई के आधार पर। ठीक है, लगाने का समय, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चावल का बुवाई का वर्गीकरण, चावल का बुवाई किस तरीके से लगाते हैं। तो ध्यान रखना, चावल को 3 तरीके से लगाते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक होता है, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ, चावल की बुवाई के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, जो बुवाई करेंगे चावल की वो किस हिसाब से करेंगे देखना। 3 तरीके से। पहला होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अस। दूसरा होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? अमन। और तीसरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? बोरो। क्या बोलते हैं? बोरो। अस, अमन और बोरो। चावल को 3 तरीके से उगाते हैं, बुवाई करते हैं इसकी, अस, अमन और बोरो। ठीक है, ये याद हो जाए। अस को बोलता है, अस को बोला जाता है जायद ऋतु। क्या बोला जाता है? जायद में उगाते हैं कौन से चावल को? अस को। फिर खरीफ में किसको उगाते हैं? अमन को। ये खरीफ में अमन को उगा दिया। और बोरो को कब उगाते हैं अपन? रबी की मौसम में। कब उगाते हैं? रबी की। ये भी याद कर लेना, अस वाला चावल जायद में उगाया जाता है, अमन वाला खरीफ में और बोरो वाला रबी में। अब इसकी बुवाई का समय कैसे? या मैं लिख रहा हूँ इसका बुवाई का समय, और इधर लिख रहा हूँ मैं कटाई का समय, हार्वेस्टिंग पीरियड। और फिर लास्ट में देख लेंगे कि इसका कहाँ उगाया जाता है। अब बात करें अपन अस की, तो अस कब लगाया जाता है? बताया था मैंने, रिवीजन करवाया था तब बताया था। ये तो रिवीजन क्लास चल रही है। अस कब लगाता है अपन? मार्च अप्रैल में। मेन जो महीना होता है वो कौन सा होता है? अप्रैल महीना होता है। कौन सा होता है? अप्रैल महीना। कौन सा? अप्रैल महीना। या मैं लिख दे दूं कौन से महीने में? मार्च था अप्रैल में। कौन से चावल को उगाया अपन ने? अस को उगाया है। फिर बात करें अपन अमन की, तो अमन को कब लगाएंगे अपन? इसके जस्ट बाद में। कौन से महीने में? जून और जुलाई के महीने में उगाएंगे इसको। और इसको बोरो को कब उगाएंगे अपन? नवंबर दिसंबर महीने में। कब उगाएंगे इसको? नवंबर और दिसंबर महीने में। अब इसकी देखो बुवाई तो कर ली, कि अस को कब लगाते हैं अपन? अप्रैल महीने में। अमन को कब लगाते हैं? जून जुलाई में। और बोरो को कब लगाएंगे? नवंबर दिसंबर। अब मुझे बताओ इसका कटाई का समय क्या होगा? मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद हो तो। कितने महीने बाद? मई, जून और जुलाई। तो इसकी जो कटाई करेंगे अस की, वो कब करेंगे? जून और जुलाई में ही है। अब बताओ जून जुलाई में जो चावल लगाएंगे उसकी कटाई कब करेंगे अपन? अक्टूबर नवंबर में। कब करेंगे? और इसकी बताओ कब करेंगे अपन? मार्च अप्रैल में। कब करेंगे? मार्च और अप्रैल महीने में। ये भी 7 चावल एक साथ ही लिखवा रहा हूँ सारणी बना के। अब ध्यान रखना, जो ये अस है, अस से कौन सा राज्य हो जाएगा? अमन। कौन सा? असम। सॉरी, कौन सा हो जाएगा? असम। ध्यान रख लेना, ये जो अस की बुवाई करते हैं वो कौन से राज्य में करते हैं? असम राज्य में सर्वाधिक अस के समय में बोते हैं। और ध्यान रखना, संपूर्ण भारत की बात करें, कहाँ बात करें? संपूर्ण भारत की। तो संपूर्ण भारत में कौन सा चावल उगाया जाता है ज्यादा तौर पर? अमन। कौन सा? अमन। तो यहाँ में लिख दो आप संपूर्ण भारत। कहाँ पर? संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में अगर बात करें तो अमन में ज्यादा खेती की जाती है। और फिर बात करें अपन बोरो की, तो बोरो कौन से राज्य में उगाते हैं अपन? मैंने बताया था
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। कौन सा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कौन सा? अपना राज्य बिहार, जहाँ ग्लेविटिमा की खेती की जाती है वहां पर। ये चावल की बुवाई के आधार पर वर्गीकरण है। अस, अमन और बोरो। अस का मतलब जायद हो जाएगा, अमन का मतलब खरीफ हो जाएगा, बोरो का मतलब रबी हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। अब कटाई का समय और इसका बुवाई का समय ये भी साथ साथ में लिख दे जाना, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं इसके जलवायु की। बात कर रहे हैं अपन, बुवाई तो कर ली लेकिन जलवायु की पहले बात करनी थी। तो जलवायु कैसी चाहिए इसके लिए? हाँ, कैसी चाहिए बताओ जलवायु? पीछे से प्रकाश, कौन सी जलवायु? उष्ण जलवायु। गर्म व उष्ण जलवायु का पौधा है। कैसी जलवायु चाहिए इसके लिए? जलवायु गर्म व उष्ण जलवायु में बोलते हैं। जब इसका जुलाई में देखो, अगर अपन गर्म व उष्ण जलवायु लेंगे तो इसका अंकुरण होता है। वो अंकुरण कौन से महीने में होता है ये भी याद साथ साथ में लिखते जाना। अंकुरण होगा वो कौन से महीने में होगा? जुलाई महीने में होगा। कौन से महीने में होगा इसका अंकुरण? जुलाई महीने में होगा। सॉरी, जून जुलाई में क्या होगा इसका? जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा। तो अंकुरण होगा तो इसके बाद आप ध्यान रखना, जो अगस्त या सितंबर महीने में, कब? अगस्त या सितंबर में। अगस्त या सितंबर में इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? चावल में वृद्धि होगी। और वृद्धि के लिए जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो तापमान ध्यान रखना कितना होता है? लगभग 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जलवायु गर्म व उष्ण होती है। अंकुरण कब होगा? जुलाई के महीने में होगा। और इसमें वृद्धि कब होगी? अगस्त या सितंबर महीने में। तो सितंबर महीने में होगी तो वृद्धि के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है इसमें कितनी होती है? 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता है। अब इसमें ध्यान रखना, जो परिपक्व अवस्था आती है चावल में, परिपक्व अवस्था कब आती है इसमें? परिपक्व अवस्था कब आती है बताओ? मैंने बताया था ये भी चीज की इंपॉर्टेंट है। तापमान भी बताया था आपको, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है इसमें। तो कब आती है इसमें बताओ? परिपक्व अवस्था होगी नवंबर दिसंबर में। कब आएंगी? नवंबर और दिसंबर में। और परिपक्व अवस्था के लिए जो तापमान चाहिए अपन को, वो तापमान चाहिए लगभग 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। क्वेश्चन भी आ जाए तो आप करके आ जाओ। ध्यान रखना, आप जलवायु की होगी। मृदा कैसी चाहिए इसके लिए? अगर मृदा की बात करें अपन, सॉइल, तो मृदा इसके लिए चाहिए अपन को दोमट या चिकनी मिट्टी। कैसी? दोमट या चिकनी मृदा की आवश्यकता होती है। चावल की मृदा पूछ लिए तो कौन सी होती है? दोमट या चिकनी मृदा। और पीएच मान चावल का रखा जाता है। जो मृदा का जो सॉइल पीएच है, मृदा का पीएच मान, मृदा का पीएच मान रखा जाता है लगभग 4 से लेकर 6 तक। ये हो गया चावल का, हो गया। ठीक है, अब धान का खेत क्या होता है? धान के खेत में क्या भरा रहता है? पानी। क्या भरा रहता है? पानी। धान का पूरा खेत किससे भरा रहता है? पानी से भरा रहता है। और ध्यान रखना, धान के खेत में अगर किसी भी पौधा अपन खुद को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। अगर अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, चावल का भी पौधा है, उसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस चावल को पानी भरा रहता है तो पानी में उसको ऑक्सीजन कौन देता है? तो धान में खेत में क्या पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है? एरेन काइमा। एरेन काइमा क्या पाया जाता है? उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तक। और ये अवायवीय स्थिति में, कैसी स्थिति में? अवायवीय स्थिति में चावल को कौन सी किसकी आपूर्ति करवाता है? ऑक्सीजन की। ध्यान रख लेना, चावल के खेत में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चावल के खेत में अवायवीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अवायवीय स्थिति। कौन सी? अवायवीय स्थिति में अगर आपको पूछे कि चावल के खेत में अवायवीय स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? कौन करता है? एक उत्तक पाया जाता है। उत्तक का नाम क्या है? एरेन काइमा उत्तक, जो अवायवीय स्थिति में क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई चावल में उत्तक की बात हो गई, जलवायु की बात। अब चावल की मेन जो बुवाई किस तरीके से करेंगे, बुवाई का वर्गीकरण देख लिया, 3 असमान और देख लिया। लेकिन बुवाई फसल किस तरीके से उगाई जाती है? एक तो अपन लगाते हैं
सीधी बुवाई करते हैं उसमें। सीधी बुवाई का मतलब होता है, दो तरीके से करते हैं। सीधी बुवाई का मतलब होता है, एक तो सीधी बुवाई से करेंगे, एक करेंगे धान की क्या तैयार करेंगे अपन, नर्सरी। क्या तैयार करेंगे, नर्सरी। एक तो धान को कैसा लगाता है, सीधा लगाते हैं छिड़काव विधि से या ड्रिल मशीन से लगा सकते हैं, और एक क्या करते हैं, चावल की नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं, नर्सरी। वो पढ़ लेते हैं आगे। धावल ध्यान रखना, पहले याद कर लेते हैं इसकी सीधी बुवाई। कौन सी बुवाई, सीधी बुवाई। अब सीधी बुवाई करेंगे धान की तो दो तरीके से करेंगे, या तो करेंगे अपन कौन सी विधि थी, छिड़काव। कौन सी विधि, छिड़काव विधि से करेंगे। और छिड़काव विधि के लिए बीज दर क्या रखी जाती है, 100 kg प्रति हेक्टर। कितनी रखी जाती है, 100 kg प्रति हेक्टर। तो क्या रखी जाती है इसकी बीज दर। अगर अपन बात करें, एक और तरीका होता है सीधी बुवाई में, वो कौन सा होता है, ड्रिल मशीन। कौन सा, ड्रिल मशीन से। और ड्रिल मशीन में क्या बीज दर रखी जाती है, 40 से 60 kg। कितने, 40 to 60 kg प्रति हेक्टर रखी जाती है। ये तो बात होगी अगर धान की डायरेक्ट लगाते हैं, सीधी बुवाई करते हैं। तो सीधी बुवाई में ध्यान रखना, छिड़काव विधि से कितनी होती थी, ये 100, और इस ड्रिल मशीन से कितनी होगी, 40 से 60 kg। इसमें सीधी बुवाई में दो किस्में मेन जो पार्ट रखती है, वो किस्में भी आज गया सीधी बुवाई में ध्यान रखना। एक तो होती है पूसा 221 किस्म, और एक किस्म होती है जिसका नाम क्या है, बाला। कौन सी किस्म, बाला। ये दोनों वेराइटियां सीधी बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त वेराइटी है। कौन कौन सी है, पूसा 221 और एक किस्म कौन सी, 12। ठीक है। अब धान की क्या, नर्सरी। नर्सरी में भी दो तरीके से होती है, एक तो सूखी क्यारी विधि और एक गीली क्यारी विधि। कौन सी, सूखी क्यारी विधि और एक गीली। सूखी में क्या रखा जाता है, क्षेत्रफल तो दोनों में सेम रहता है, 1000 वर्ग मीटर। कितना रहता है, 1000 मीटर सेम रहता है दोनों में। सीधी में गीली में करो या सूखी में करो, लेकिन उसका फर्क किसमें पड़ता है, समय का। किसमें करता है, समय का। ध्यान रख लेना, अगर अपन सूखी क्यारी विधि से करते हैं तो सूखी क्यारी विधि में समय लगता है लगभग 20 से 25 दिन, और जो गीली क्यारी विधि की बात करें तो उसमें कितने लगते हैं, 25 दिन। और गीली क्यारी विधि में जो अनुपात रखा जाता है, वो अनुपात कितना रखा जाता है, 1:10। कितना रखा जाता है, 1:10। वो भी लिख लेना साथ में। नर्सरी में अगर बात करें अपन सूखी की, एक होता है सूखी क्यारी विधि। सूखी क्यारी विधि का क्षेत्रफल याद करना, 1000 वर्ग मीटर। कितना रखा जाता है, 1000। और अगर बात करें गीली की, सेकंड नंबर पे कौन सी है, गीली। गीली की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1000। इसमें टाइम लगता है कितना है, 20 से 25 दिन। इसमें भी कितने लगते हैं, 25 दिन। और ध्यान रखना, इसमें जो अनुपात मेन इंपॉर्टेंट है, वो अनुपात रखा जाता है 1:10। कितना, 1:10। ये आपकी क्यारी विधि होगी। अब चावल में आगे बहुत सारी विधियां हैं, अलग अलग विधियां, SRI विधि है, डेपोक विधि है। जो विधियां सारी आपको याद करनी पड़ेगी। अब क्या होती है डेपोक विधि, क्या होती है डेपोक विधि, कहाँ से आई, कहाँ से खोज हुई, वो सारे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है आज, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है ना, इसलिए बोर तो नहीं हो रहे हो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बोर तो क्या, अब तो पीक टाइम है, अब तो बोर होने की बात भी नहीं है। मेन तो पीक टाइम है, क्या है, पीक टाइम। अब पढ़ेंगे डेपोक विधि। क्या पढ़ेंगे, डेपोक विधि। कहाँ पढ़ेंगे, डेपोक विधि। डेपोक विधि, डेपोक विधि। डेपोक विधि की जो डेपोक विधि आई कहाँ से, इसकी खोज किसने की थी, तो एक ये इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो देश है, कौन सा देश है, मनीला फिलीपाइन से आई थी। कहाँ से आई थी ये विधि, मनीला फिलीपाइन से आई थी। कहाँ से आई थी, मनीला फिलीपाइन से आई गई थी। और ये आई थी IRRI। कहाँ से आई थी, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है, मनीला फिलीपाइंस में। ये विधि यहाँ से आई गई थी। और डेपोक विधि जो भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है, ये दक्षिणी भारत में। अगर
चावल की बुवाई करनी है तो कौन सी विधि से करते हैं? डेपोक विधि से। कौन से करते हैं? किससे करते हैं? डेपोक विधि से। कौन से? भारत में, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल रखा जाता है डेपोक विधि में बात करें तो इसका क्षेत्रफल रखा जाता है 30 से 40 वर्ग मीटर। कितना रखा जाता है? 30 से 40 वर्ग मीटर इसका क्या रखा जाता है? क्षेत्रफल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना रखा जाता है? 30 से 40 वर्ग मीटर। अगर बात करें इसमें तैयार होने में कितना समय लगता है, तो ध्यान रखना जो डेपोक विधि से अगर अपन नर्सरी तैयार करते हैं चावल की, तो इसमें जो लगने वाला समय है वो समय लगता है लगभग कितना? 11 से 14 दिन। कितना लगते हैं? 11 से 14 दिन लगते हैं। और इसमें जो बीज दर अपन काम में लेते हैं, बीज दर, वो बीज दर रखते हैं कितनी? 3 kg प्रति हेक्टर। कितनी रखी जाती है? 3 kg प्रति हेक्टर क्या रखी जाती है इसमें? बीज दर। अब दूसरी इसकी चावल की एक और नर्सरी तैयार करने की विधि जिसको बोलते हैं अपन SRI। कौन सी बोलते हैं? दूसरी विधि कौन सी है? बोलो रे। SRI। कौन सी है? SRI। ये दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो डेपोक विधि, एक SRI, सिस्टम ऑफ राइट इंटरप्रिटेशन। इसकी खोज कहाँ से की गई थी? ये विधि कहाँ से आई गई थी? मेडागास्कर से। का हेनरी डी लाउनिन द्वारा ये विधि, ध्यान रखना इसकी जो बात करें अपन तो ये विधि हेनरी डी लाउलिन, मेडागास्कर। कहाँ से? मेडागास्कर द्वारा 1983 में। कब? 1983 में आई थी ये विधि। कौन सी विधि? SRI विधि। कब आई थी? 1983 में ये विधि आई गई थी। और ध्यान रखना इसमें जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है, ध्यान रखना इसकी जो बीज दर बात करें, इसकी बीज दर अलग है, इसकी बीज दर अलग है। इसकी बीज दर होती है लगभग 4 से 5 kg प्रति हेक्टर, या 5 से 6 kg भी कई बार एग्जाम में आ सकता है। ध्यान रखना रेशो यही है 5 से 6 kg प्रति हेक्टर। इसमें जो नर्सरी के लिए क्षेत्रफल रखा जाता है, देखो इसमें क्षेत्रफल कितना है, लेकिन इसमें जो क्षेत्रफल की बात करें अपन SRI विधि की बात करें तो SRI विधि में क्षेत्रफल रखा जाता है कितना? 100 वर्ग मीटर। कितना? 100 वर्ग मीटर। कितना रखा जाता है इसमें? 100 वर्ग मीटर के आसपास क्या रखा जाता है? क्षेत्रफल रखा जाता है। और ध्यान रखना नर्सरी हेतु क्षेत्रफल, और इसमें जो तैयार होने में समय लगता है वो कितना लगता है? मात्र कम दिन, 10 से 11 दिन में ये नर्सरी तैयार हो जाती है। कितने दिन में? समय की बात करें हम तो इसके समय की बात करें तो 10 से 11 दिन में ये नर्सरी तैयार हो जाती है। डेपोक विधि 11 से 14 दिन लेती है और SRI विधि कितनी लेती है? 10 से 11 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। दोनों में क्षेत्रफल का डिफरेंस है, खोज डिफरेंट है, बीज दर डिफरेंट है, ये भी साथ साथ में आप याद कर लेना। अब चावल का नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ते रहना कंटिन्यू, ठीक।